हर हर महादेव विद्यार्थियों, KSG कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। आपके रीट के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दे रखा है और इसमें से 1-2 नंबर के प्रश्न प्रत्येक प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। टॉपिक बहुत सरल है, लेकिन इसमें घुमाकर कैसे प्रश्न पूछते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया होती है, बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, संकीर्ण प्रक्रिया नहीं होती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत ज़्यादा हैं। इनको हम निम्न 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं मोटे मोटे। पहला कारक आता है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, दूसरा प्रशिक्षक या अध्यापक से संबंधित कारक, तीसरा विषय वस्तु से संबंधित कारक, चौथा अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक। अधिगमकर्ता को विद्यार्थी भी कहते हैं। अधिगमकर्ता अर्थात जिसको अधिगम करवाना है, तो इसको अंग्रेजी में लर्नर बोलते हैं। प्रशिक्षक या जिसको कहते हैं ट्रेनर, अध्यापक जिसको कहते हैं टीचर। टीचर भी क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु को दूसरे शब्दों में कहते हैं अधिगम अनुभव। तो अधिगम अनुभव या विषय वस्तु होती है वो भी प्रभावित करती है। विषय वस्तु का मतलब जो चीज़, जिस चीज़ का अधिगम करवाना है वह चीज़ कंटेंट कहलाती है। चौथा जो फैक्टर आता है वो आता है अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक, अर्थात प्रोसेस से संबंधित कारक। किस प्रक्रिया से अधिगम करवाया जा रहा है उस प्रक्रिया से संबंधित कारक। प्रोसेस को मेथड भी कहते हैं, अधिगम की विधियाँ होती हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं अधिगमकर्ता या विद्यार्थी से संबंधित कारक जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य, जिसमें कि शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य आते हैं। तो देखिए, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया से बेहद प्रभावित करते हैं। यदि कोई बालक स्वस्थ नहीं है तो अधिगम प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसिक रूप से स्वास्थ्य नहीं होने पर भी अधिगम प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः विद्यार्थी के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि बालक बीमार है तो उसको छुट्टी दी जानी चाहिए, याद रखिएगा। यदि बालक थक जाता है तो भी अधिगम प्रणाली निष्प्रभावी हो जाती है, अर्थात यदि बालक के थकान हो जाती है तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो कारक आता है वो आता है अधिगम को प्रभावित करने वाला आयु और परिपक्वता। किसी निश्चित आयु से पूर्व कभी भी अधिगम नहीं होता है और आयु निकलने देने के बाद में भी अधिगम निष्प्रभावी हो जाता है, याद रखिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। अधिगमकर्ता की आयु या परिपक्वता से सीधा प्रभावित होता है। मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास अनवरत चलता रहता है। अनवरत का मतलब होता है बिना रुके चलता रहता है। एक निश्चित आयु नहीं हो जाती तब तक प्रयास व्यर्थ जाते हैं। जैसे आप 3 साल के बालक को जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाना चाहें तो वो उसको नहीं आएंगे, क्योंकि एक निश्चित आयु चाहिए होती है अधिगम के लिए। निश्चित आयु निकलने भी नहीं देना चाहिए। आयु निकलने के बाद भी अधिगम में कठिनाई आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये बालक है वह 1 वर्ष का होता है तब लगभग खड़ा होना चालू कर देता है। 1 से 2 वर्ष के भीतर वह खड़ा होना सीख जाता है और चलना भी सीख जाता है। अगर कोई बालक 2 वर्ष के बाद में भी चलना नहीं सीख पाता है तो बाद के वर्षों में उसके लिए चलना बहुत कठिन हो जाता है। तीसरा जो कारक आता है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, वो आता है अधिगमकर्ता की मानसिक क्षमता और योग्यता, मेंटल एबिलिटी। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक योग्यता अलग अलग होती है। प्रत्येक बालक की रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, पूर्व ज्ञान और मानसिक योग्यताएं व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अर्थात सबकी अलग अलग होती हैं। बुद्धि लब्धि भी सभी बालकों की अलग अलग होती है। बुद्धि लब्धि को कहते हैं IQ, बुद्धि पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। IQ लेवल भी सबका अलग अलग होता है। ये सभी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। जिसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी वह तुरंत अधिगम कर लेगा। जिसकी रुचि ज़्यादा होगी वो भी प्रभावित अधिगम को तुरंत ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें मानसिक क्षमता और योग्यता भी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट जो 5वां नंबर का आता है वो आता है महत्वाकांक्षा एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। इसको मोस्ट लगा लेना। ये रीट 2021 के लिए लिख लेना। रीट 2021 में ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, अभिप्रेरणा अधिगम का मूल होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी अभिप्रेरणा होती है वो अधिगम का मूल होता है। अभी आपको अभिप्रेरणा पढ़ाई नहीं है, आपके टॉपिक है, उसको मैं पढ़ाऊँगा।
महत्वाकांक्षा का स्तर अधिगम को प्रभावित करता है। महत्वाकांक्षी होना अर्थात किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखना। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़ करना, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें करना, ये आपकी महत्वाकांक्षा होती है। अधिक महत्वाकांक्षी अधिगमकर्ता अधिक अभिप्रेरित रहते हैं, ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। जो महत्वाकांक्षा ज़्यादा पालते हैं वो मोटिवेटेड भी ज़्यादा रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि महत्वाकांक्षा का स्तर योग्यता के अनुरूप होना आवश्यक है। यही आपका क्वेश्चन है, ये मान लो। महत्वाकांक्षा का स्तर योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग्यता से अधिक महत्वाकांक्षी होने पर आपेक्षिक सफलता नहीं मिलती और निराशा उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिख दिया है। उदाहरण के लिए कोई बालक विज्ञान में कमज़ोर है और वह आईआईटी की परीक्षा पास करना चाहता है। मैथ कमज़ोर है और आईआईटी की परीक्षा पास करना चाहता है। अब आईआईटी जेईई के अंदर तो क्या होता है, मैथ, साइंस, मैथ, बायो और केमिस्ट्री आती है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। उसे आईआईटीएन बनना है तो विज्ञान ही उसका मुख्य विशेष होना चाहिए और उसको विज्ञान के अंदर या जो साइंस सब्जेक्ट है उसके अंदर कमांड होनी चाहिए। तो महत्वाकांक्षा तो है उसकी आईआईटी पास करना, आईआईटी का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, वो महत्वाकांक्षा है, लेकिन कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब योग्य नहीं है, तो ये महत्वाकांक्षा गलत हो गई। इसी प्रकार से महत्वाकांक्षा का स्तर योग्यता से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी योग्यता वाला अधिगमकर्ता भी जीवन में कुछ नहीं कर पाता है और अपनी योग्यता का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाता। आपने देखा होगा आपके पिताजी वगैरह कुछ कहते होंगे कि ये तो मेरे से पढ़ाई में कमज़ोर था, लेकिन आज देखो वहाँ पे वो टीचर बन गया, लेक्चरर बन गया, इससे ज़्यादा परसेंटेज में बनाया हुआ हूँ 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पिताजी के अंदर हो सकता था महत्वाकांक्षा का स्तर कम था उनकी योग्यता के बजाय। योग्यता तो ज़्यादा थी उनमें, लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं पाल सके, वो दिमाग के अंदर बड़ा टारगेट नहीं फिक्स कर पाए, तो वे भी जीवन में ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए अपनी योग्यता का। जिनका योग्यता एवं महत्वाकांक्षा का स्तर अनुरूप होता है, अनुरूप का मतलब होता है बराबर होता है या तालमेल बिठाए हुए रहता है, वे जीवन में अच्छा करते हैं। नेक्स्ट आता है छठा कारक, अधिगमकर्ता से संबंधित छठा कारक आता है जीवन उद्देश्य या लाइफ गोल या लाइफ एम। जीवन के उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य अलग अलग होती है। तो देखिए, अधिगमकर्ता का जीवन उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया को बेहद प्रभावित करता है। यदि अधिगम की विषय वस्तु अधिगमकर्ता के जीवन उद्देश्य से संबंधित होती है तो अधिगमकर्ता की रुचि जागृत हो जाती है और अधिगम में तीव्रता आ जाती है, तेजी से अधिगम हो जाता है। विषय वस्तु का मतलब जो चीज़ अधिगम करवाई जा रही है, जैसे मान लो कोई रैली निकलवाई जा रही है, तो रैली क्या होती है, नेता निकलवाते हैं, भीड़ भड़का इकट्ठा करते हैं। तो रैली निकलवानी है तो जिस स्टूडेंट को राजनेता बनने की इच्छा है तो उसको मज़ा आ जाएगा, वो फिर रैली किस तरह से निकलवाते हैं, कैसे क्या करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इन चीज़ों में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा बढ़ चढ़ कर। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दे दिया है। डॉक्टर बनने के इच्छुक विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में स्वाभाविक रुचि होती है। नेता बनने वाले इच्छुक विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। इंजीनियर बनने के इच्छुक विद्यार्थी गणित अधिक पढ़ना पसंद करते हैं, गणित के अंदर उनकी स्वाभाविक रुचि हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अधिगम जो होता है वह जीवन के उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। आपका जीवन का उद्देश्य अगर एक्टर बनना है तो आप कला के जो सब्जेक्ट हैं या अभिनय के जो सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो 7वां नंबर का जो आता है वो आता है तत्परता एवं इच्छा शक्ति। यहाँ पर किसकी तत्परता? अधिगमकर्ता की तत्परता। अधिगमकर्ता की तत्परता या इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति को बोलते हैं विल पावर। तत्परता को मतलब बोलते हैं रेडीनेस, कितना रेडी है वो, तत्पर है, कितना तैयार है। अधिगमकर्ता की तत्परता, जिज्ञासा एवं इच्छा शक्ति अधिगम को प्रभावित करते हैं। यदि अधिगमकर्ता जिज्ञासु प्रकृति का है तो उसमें अधिगम के प्रति स्वतः ही इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और अधिगम में सुगम हो जाएगा। याद रखिएगा, जो विद्यार्थी ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है आपके रीड के अंदर। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं वो अधिगमकर्ता, और जिज्ञासु प्रवृत्ति के अधिगमकर्ताओं के अंदर अधिगम बहुत ही सुगम होता है। वे प्रत्येक चीज़ को पूछते हैं
और उनके अंदर इच्छा शक्ति होती है जानने की। इसके विपरीत यदि अधिगमकर्ता निराश एवं विरुचि प्रदर्शित करता है तो उसको बल देकर अध्ययन करवाने से विशेष लाभ नहीं होता, अधिगम भी नहीं हो पाता। अब देखिए एनसीएफ 2005 में क्या उल्लेख किया गया है कि बिना इच्छा शक्ति के अधिगम केवल एक सूचनाओं का पुंज होता है और कोई भी अधिगम करता इसको बाहरी वातावरण से नहीं जोड़ पाता और वो सार्थक अधिगम नहीं है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था सार्थक अधिगम वो है जो कि अधिगम करता स्वतः ले और उसको अपने जीवन से जोड़कर देखे। नेक्स्ट आता है यौन। यौन भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड के अनुसार यौन भी इसको प्रभावित करता है। सीखने के स्तरों के अंदर बालक एवं बालिकाओं में विभिन्नताएं मिलती हैं। बालक और बालिकाएं अलग अलग कंटेंट के प्रति अलग अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये गिलफोर्ड ने किया था। अब देखिए पहला नंबर का कारक था उसको अपन ने देख लिया, अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। अब दूसरे नंबर के कारक देखेंगे, वो देखेंगे प्रशिक्षक से संबंधित कारक। प्रशिक्षक बोलते हैं अध्यापक को। तो देखिए आइए देखते हैं इसको। अधिगम प्रणाली में प्रशिक्षक का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह अधिगम प्रणाली में अभिप्रेरक की भांति कार्य करता। अभिप्रेरक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कोई रिएक्शन है A + B और क्या बना रहे हैं C, तो अभिप्रेरक यहाँ पे बीच में डाला जाता है। अभिप्रेरक को बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, A और B की प्रक्रिया अगर 5 सेकंड में पूरी हो रही है तो वह उसको आधे सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर ही पूरा कर देगा। अर्थात ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो अध्यापक भी क्या होता है, अभिप्रेरक होता है, उसकी क्रियाशीलता को, अधिगम की जो क्रियाशीलता है उसको बहुत बढ़ा देता है। यह अधिगम में अधिगमकर्ता में जान फूंकने का काम करता है। जान फूंकने का मतलब उसको जगा देता है, उसको झकझोर देता है और उसको मोटिवेटेड कर देता है टीचर। तो देखिए अब टीचर से रिलेटेड कौन कौन से कारक हैं उनको एक एक को अपन देखते हैं। सबसे पहला कारक आता है प्रशिक्षक का विषय वस्तु पर अधिकार। विषय वस्तु का मतलब जो चीज़ अधिगम करवानी है उसे विषय वस्तु कहते हैं। तो देखिए प्रशिक्षक विषय वस्तु का ज्ञाता होना चाहिए। यहाँ पर मैं कह दूँ कि विषय वस्तु का प्रखंड विद्वान होना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। विषय वस्तु जो चीज़ पढ़ानी है उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। जितना अधिक ज्ञान विषय वस्तु का प्रशिक्षक को होगा प्रक्रिया भी उतना ही लाभप्रद होगी। जिस विषय वस्तु को पढ़ाया जाना है उससे संबंधित पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है जिससे वह अधिगमकर्ता की प्रत्येक जिज्ञासा को शांत कर सके। विषय वस्तु पर जितना अधिक अधिकार होगा अधिगम प्रक्रिया उतनी ही तीव्र और सरल होगी, तेजी से होगी। ज़्यादा अधिकार होगा तो इससे प्रशिक्षक का आत्मविश्वास भी तेज होता है और वह बहुत अच्छे से विषय वस्तु को अधिगमकर्ता को समझा सकता है। तो आप देख लेते हैं इन 5 टॉपिकों में आपने देखा कि अधिगमकर्ता को अगर अधिगम करवाना है तो टीचर का या प्रशिक्षक का प्रखंड विद्वान होना विषय वस्तु का जरूरी है, अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए। तो टीचर से रिलेटेड दूसरा फैक्टर आता है शिक्षण कौशल और कला में निपुणता। शिक्षण कौशल का मतलब होता है टीचिंग मेथड और कौशल का मतलब होता है स्किल्स। तो उनके अंदर परफेक्टनेस होनी चाहिए। निपुणता का मतलब होता है परफेक्टनेस। यदि अध्यापक शिक्षण कला में निपुण है तो वह अपने संपूर्ण ज्ञान का अधिगम करवा सकता है, अन्यथा अध्यापक का ज्ञान व्यर्थ चला जाता है क्योंकि टीचिंग मेथड ही नहीं है। तो सारा का सारा जो माल है वो उसके दिमाग में ही रहेगा, धरा रहेगा। स्टूडेंट्स के कोई काम का नहीं है क्योंकि उस टीचर के पास मेथड नहीं है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इस हेतु ये आवश्यक है कि शिक्षक को संपूर्ण शिक्षण कलाओं का और कौशलों का जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी विषय वस्तु के लिए किस समय और किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, इसका मोस्ट लगा लेना। अन्यथा अधिगमकर्ता में उलझन उत्पन्न हो जाएगी और बहुत अच्छा ज्ञान भी व्यर्थ चला जाएगा। टीचर के पास बहुत अच्छा ज्ञान भी हो सकता है लेकिन वह व्यर्थ है किसके बिना, टीचिंग मेथड्स के बिना। इसीलिए आपकी साइकोलॉजी के अंदर या आपकी रीट के एग्ज़ाम के अंदर बहुत से शिक्षण कलाएं आती हैं।
बिना शिक्षण कलाओं के अध्यापक का प्रयास व्यर्थ चला जाते हैं और अनावश्यक ऊर्जा की हानि होती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है तीसरे नंबर का, अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार। अध्यापक का व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी और व्यवहार बिहेवियर भी शिक्षण कला को या अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो विद्यार्थी अपने अध्यापक को रोल मॉडल की तरह लेते हैं। आपने भी आपके अध्यापक को रोल मॉडल की तरह देखा होगा। आपने देखा होगा कि इसके अंदर तो कोई कमी ही नहीं है टीचर के अंदर। अतः अध्यापकों को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह जो कुछ भी कर रहा है उस पर विद्यार्थी की सूक्ष्म दृष्टि है और वे उसको अपने व्यक्तित्व में भी उतारने का प्रयास करेंगे। अध्यापक के आंतरिक गुण कर्तव्यनिष्ठता, समय की पाबंदी, ईमानदारी, नैतिकता, सामाजिक और अन्य गुण अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये सारे के सारे गुण, जितने भी गुण होते हैं वे सारे गुण अधिगम को प्रभावित करते हैं। और देखिए, जिस अध्यापक का व्यक्तित्व बहुत सौम्य और गुणों से भरपूर होगा, उसको वह जब अधिगम करवाएगा तो बच्चे टकटकी लगा के देखते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, सिंसियर भी रहते हैं, सीखते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज़ आती है आउटर पर्सनैलिटी की। यदि कोई शिक्षक फैशन वाले कपड़े पहनता है तो विद्यार्थियों का अनावश्यक ध्यान भटकता है और अध्यापक को आवश्यक रूप से गरिमामय कपड़े पहनकर और सुसज्जित तरीके से उत्पन्न होना चाहिए। सुसज्जित तरीके का मतलब होता है अच्छी तरह से सज्जित होकर, ऐसा नहीं कि बिना नहाए धोए ही टीचर जा रहा है। गरिमामय कपड़ों का मतलब होता है कि सिंपल फॉर्मल ड्रेस, जैसे अगर कोई महिला है तो उसको साड़ी पहननी चाहिए और कोई टीचर है तो उसको पैंट और शर्ट पहननी चाहिए। तो ये गरिमामय कपड़े हो गए। ऐसा नहीं कि जींस पहन के जा रहे हैं तो ये उसको डाइवर्ट कर सकता है, ध्यान को बटाता है। अध्यापक का व्यवहार भी सभी के प्रति समदृष्टि वाला होना चाहिए। यह व्यवहार शैक्षिक वातावरण का होना आवश्यक है। अध्यापक का व्यवहार शैक्षिक वातावरण का होना चाहिए और समदृष्टि का अर्थात सभी के लिए समान दृष्टि। एक को अगर एक डंडा मार रहा है तो सभी को एक डंडा मारना है, अन्यथा पार्शियलिटी हो जाती है और वह अधिगम को प्रभावित कर देता है। अधिगम करता देखता है ये तो मेरे को चाहता नहीं, मेरे को तो ये पीड़ता है, और उसको वो पीड़ता नहीं है, तो यहाँ पर फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है 5वें नंबर का जो टॉपिक आता है अध्यापक से रिलेटेड, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। इसको मोस्ट लगा लेना, यहाँ से प्रश्न आ जाता है कई बार। अध्यापक के मन में चलने वाली दुविधाएं, तनाव और दबाव, ये सभी अधिगम को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। यदि मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है तो अधिगम में तारतम्यता बिगड़ जाती है। अध्यापक का अवधान का मतलब जो होता है ध्यान, अध्यापक का अवधान विषय वस्तु से हटकर अन्य कहीं पर चला जाता है। जैसे मान लो किसी दुविधा में फंसा हुआ है अध्यापक, तो दुविधा की तरफ ही उसका ध्यान चला जाता है और अधिगम से हट जाता है, अधिगम प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इस तरह से कुसमायोजन अधिगम हेतु सही नहीं है। कुसमायोजन का मतलब होता है माल एडजस्टमेंट या मिस एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, माल एडजस्टमेंट। जहाँ पर अधिगम हो रहा है अध्यापक को अपने आप को समायोजित करना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वह किसी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है या फिर मिस एडजस्टमेंट होकर घूम रहा है, अन्यथा उसको सहज महसूस नहीं होगा और शिक्षार्थियों को भी वह सहज महसूस नहीं करवा पाएगा, जिससे प्राकृतिक रूप से अधिगम नहीं होगा, सहजता से अधिगम नहीं हो पाएगा। अन्य मानसिक कारक अध्यापक से रिलेटेड 6 नंबर का है, अध्यापक के चिड़चिड़े होने से, गुस्सा करने से, तनाव, बीमार इत्यादि से भी क्या होता है, अधिगम प्रभावित होता है। यदि टीचर की जुकाम लगी हुई है तो वह पढ़ा नहीं पाता प्रॉपरली, यदि टीचर के सिर में दर्द है तो भी वह पढ़ा नहीं पाता। तो मानसिक और शारीरिक कारण होते हैं टीचर से रिलेटेड, वो भी क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है कक्षा का अनुशासन और अंतःक्रिया। टीचर के लिए सबसे मोस्ट चीज़ होती है अनुशासन बनाए रखना। अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है अंतःक्रिया वाला, इंटरेक्शन से रिलेटेड। तो देखिए, अधिगम प्रभावपूर्ण तभी होगा जब कक्षा का वातावरण अनुशासित रहे। अनुशासन का तात्पर्य यहाँ पर अशैक्षणिक गतिविधियों से है।
अगर कोई बालक शैक्षणिक गतिविधियां नहीं कर रहा है और अशैक्षणिक गतिविधियां कर रहा है तो वह अनुशासन को भंग कर रहा है। तो प्रभावपूर्ण कब होगा? जब अनुशासन होगा। अध्यापक को अनुशासन लागू करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों की नैसर्गिक स्वतंत्रता में बाधा नहीं आए। इसको मोस्ट लगा लेना, ये प्रश्न सीटेट में आ गया था। यह थोपा हुआ महसूस न होकर अपनाया हुआ लगना चाहिए। ऐसा अनुशासन होना चाहिए जो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनाएं उसको आगे बढ़कर। अध्यापक विद्यार्थी से जितनी अधिक अंतःक्रिया करेगा, अधिगम सरल, सुगम, परिपूर्ण और प्रभावी तथा सकारात्मक होगा। इंटरेक्शन का मतलब बातचीत करेगा, बोलेगा, उसके पास जाएगा। तो जितना अधिगम अनुभवों का आयोजन, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, सीटेट में आया हो, भले ही रीट में आया हो, यहाँ से प्रश्न आया था। निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता से संबंधित कारक नहीं है? और फिर उसमें ये दे दिया था। तो देखिए, अधिगम अनुभवों का आयोजन, विषय वस्तु के चयन के पश्चात यह ध्यान देने योग्य बात है कि विषय वस्तु का आयोजन मनोवैज्ञानिक ढंग से तार्किक क्रम से आयोजित होना चाहिए, जिससे अधिगम प्रभावित हो, प्रभावपूर्ण हो। अधिगम विषय वस्तु का आयोजन जितना उचित होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उतनी सहज और सरल होगी। इसके अंदर आपका आयोजन के अंदर विषय वस्तु को पेश करना या प्रस्तुतिकरण, आयोजन का मतलब प्रस्तुतिकरण शब्द दिया था वहाँ पे, ऑप्शन जो थे उसमें प्रस्तुतिकरण शब्द दिया था, याद रखिएगा। तो आयोजन, किस तरह से आयोजन हो रहा है विषय वस्तु का, अधिगम अनुभवों का। चौथे जो कारक आते हैं वो कारक आते हैं प्रक्रिया या अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक। प्रक्रिया से संबंधित कारक, प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है मेथड या टीचिंग मेथड, उनसे रिलेटेड कारक। जब भी अधिगम हो तो कोई ना कोई विधि अवश्य अपनाई जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक प्रशिक्षक को विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको टीचिंग मेथड्स पता नहीं है तो कर लीजिएगा, बाद में दुख पाओगे फिर। अधिगम प्रक्रिया में दो चीज़ महत्वपूर्ण होती है, तरीके या विधियाँ, और दूसरा आता है वातावरण। प्रक्रिया प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं। दो चीज़ कौन कौन सी? अधिगम के तरीके और दूसरा आती है वातावरण। तो सबसे पहले तरीके देखते हैं अपन। जैसे तरीकों में आता नवीन ज्ञान को अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। अधिगम बहुत तुरंत हो जाता है। नया कोई नॉलेज देना है तो पुराने नॉलेज से उठा लीजिए। एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान से संबंधित करना। जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस पढ़ाते पढ़ाते आप सोशल साइंस, ज्योग्राफी की बात भी कर लीजिए। प्रतिपुष्टि अथवा पुनर्बलन की व्यवस्था करना। प्रतिपुष्टि करने का मतलब उसकी हामी भरना, या फिर उसने किया है उसके लिए उसको सही है या गलत है ये बताना। पुनर्बलन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, इसका मतलब होता है उसको शाबाशी देना। इसकी व्यवस्था जरूरी है, इससे अधिगम तीव्रता से होता है। अधिगम कार्य अथवा दोहराव की व्यवस्था करना। आप जब थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जितनी ज़्यादा अभ्यास किया जाता है उतना ही अधिगम क्या होता है, परफेक्टनेस आती है। तो दोहराव करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। हाथ पाँव हाथ नाक आँख कान, इन ये आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो अधिगम होता है वह चिरस्थायी अधिगम होता है। मैंने बोला ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी अधिगम होगा वह चिरस्थायी अधिगम होगा। इसलिए ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी। परिणाम एवं प्रगति को देखना। प्रत्येक अधिगम के बाद में उसके परिणामों को देखना जरूरी है, जिससे आपको पता लगे कि अधिगम हो पा रहा है अथवा नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कारणों को ढूंढना चाहिए। दूसरे कारक आते हैं, वो आते हैं प्रक्रिया से संबंधित कारक ही चल रहे हैं, उसमें से दूसरे नंबर के हैं वो हैं वातावरण या संसाधनों से संबंधित कारक।
अब इनको डिटेल में और पढ़ेंगे अपन कभी। जैसे सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण, ये बहुत जरूरी है, इसको भी मोस्ट लगा लेना, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। देखिए आपकी शाला होती है वो भी एक समाज का निर्माण करती है, लघु समाज होता है जो शाला होती, विद्यालय होता है। तो अधिगम जब हो रहा है तो उसका सामाजिक वातावरण कैसा और संवेगात्मक वातावरण कहता है। संवेगात्मक का मतलब तो हो सकता है डर का माहौल हो, बहुत बुरी तरह से कुटाई होती हो स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर जाकर और अधिगम नहीं हो पाता है, डरा सहमा रहेगा और वो केवल मार से बचने की कोशिश करेगा, तो अधिगम स्वतंत्रतापूर्वक नहीं हो पाएगा। उचित अधिगम सामग्री अथवा सुविधाओं का होना, ऐसी जगहें जहाँ पे आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोधपुर और बाड़मेर के अंदर, जहाँ पर विद्यालय के अंदर कमरे भी नहीं है, बैठने के लिए स्थान तो दूर की बात है, तो नीमड़े की छांव के नीचे ही बच्चे पढ़ते हैं। तो उचित अधिगम सामग्रियाँ होनी चाहिए, टीचिंग एड्स होने चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए। शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियाँ का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वातावरण के अंदर तूफान चल रहा है और आप पढ़ा रहे हैं, अन्य परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए। विभिन्न संसाधन जैसे बैठने उठने, पाठ्य सामग्री, लेखन सामग्री इत्यादि की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये वातावरणीय कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब वातावरणीय कारकों में और भी बहुत सारे कारक आते हैं, तो आगे की यूनिट्स में भी इस टॉपिक को और बता देंगे आपको। अब देखते हैं ये दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आज के इस वीडियो का, जिसमें अपन देखेंगे अधिगम के अनुक्षेत्र। अनुक्षेत्र का मतलब क्षेत्र होते हैं, फील्ड, कौन कौन से फील्ड में अधिगम होता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अनुक्षेत्र को डोमेन, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो देखिए अधिगमकर्ता के व्यवहार की पूर्ण रूप से व्याख्या करने हेतु अधिगम का परीक्षण करने हेतु निम्न 3 अनुक्षेत्रों में विभाजित करते हैं। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, क्रियात्मक अनुक्षेत्र और भावात्मक अनुक्षेत्र। ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो कौन सा अधिगम अनुक्षेत्र नहीं है, इस तरह से प्रश्न आएगा। 3 तो ये दे देगा, चौथा कोई सा भी एक दे सकता है। तो अधिगम के 3 क्षेत्र, मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, क्रियात्मक अनुक्षेत्र और भावात्मक। संज्ञानात्मक को बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, क्रियात्मक को बोलेंगे कनेक्टिव डोमेन, जिसको कनेक्टिव भी बोलते हैं। भावात्मक को बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, जहाँ पर अफेक्शन होता है, भावात्मक होना, अफेक्शन होना जो बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र कौन सा है अधिगम का। संज्ञानात्मक अधिगम से अनुक्षेत्र से संबंधित अधिगम का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। अर्थात ये जो अनुक्षेत्र होता है उसके अंदर अधिगमकर्ता के केवल संज्ञानात्मक व्यवहार को ही देखा जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार में मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियों की केंद्रीय भूमिका होती है। इसको मोस्ट लगा लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। संज्ञानात्मक व्यवहार में ज्ञानेंद्रियों की और मस्तिष्क बौद्धिक क्षमता की वो होती है। संज्ञानात्मक व्यवहार के परिवर्तन में बालक की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार के अधिगम में बौद्धिक क्रियाएं जैसे सोचना, विचार करना, तर्क करना, विश्लेषण करना, कल्पना करना, संश्लेषण करना, विस्तार करना, परमेयीकरण, सामान्यकरण, संक्षिप्तीकरण, स्मरण करना, याद करना, व्याख्या करना, आलोचना करना, ये सारे के सारे शामिल है। तो याद रखिएगा, ये भी मोस्ट लगा लेना। इन सब में से कोई ना कोई एक देगा और बोलेगा कि कोई अधिगम करता विचार कर रहा है, इसका यह विचार करना अधिगम के किस अनुक्षेत्र के अंदर आएगा, तो वह आ जाएगा संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंदर। दूसरा आता है क्रियात्मक अनुक्षेत्र। इस अनुक्षेत्र से संबंधित अधिगम का उद्देश्य अधिगमकर्ता का क्रियात्मक अथवा मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। पीटीआई के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, दोबारा से पूछा जा सकता है। मनोशारीरिक का मतलब होता है साइकोसोशियल, साइकोफिजिकल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइको फिजिकल, ये शब्द आपके आएगा। मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन लागा, किस अनुक्षेत्र में आएगा? क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंदर।
क्रियात्मक अनुक्षेत्र कहते हैं इसको, कॉनेक्टिव, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनेक्टिव, याद रखिएगा। इस व्यवहार के संपादन में ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की केंद्रीय भूमिका होती है। दिमाग की आवश्यकता नहीं होती है, दिमाग वेद कम काम करता है। यहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों। कर्म का मतलब हाथ पैर, आपकी कर्मेंद्रियां हैं, और जीभ आँख, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। इस अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक के समुचित गामक या शारीरिक विकास करना होता है। गामक को बोलते हैं मोटर सेंसरी डेवलपमेंट, जिससे कि वह शारीरिक कुशलता एवं क्षमता प्राप्त कर सके। इसके अंदर चलना, दौड़ना, चढ़ना, छलांग लगाना, पकड़ना, भार उठाना, नाचना, कढ़ाई बुनाई, कूदना, चखना, सुनना, देखना, खाना बनाना, मशीनों का प्रयोग करना इत्यादि अधिगम क्रियाएं शामिल होती हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, मशीनों का अनुप्रयोग करना सीखना अधिगम के किस अनुक्षेत्र से संबंधित है? क्रियात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आता है भावात्मक अनुक्षेत्र। भाव तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, भाव क्या होते हैं। इस अनुक्षेत्र से संबंधित अधिगम का उद्देश्य अधिगम के भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। जो किशोर अवस्था के किशोर होते हैं उनका अनुक्षेत्र भावनात्मक ही होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं। यदि अधिगम नहीं करवाया जाए तो वो भाव विकसित ही नहीं होते हैं, और व्यक्ति क्या होता है? मशीन की तरह लगता है। याद रखना, बालक होता है वो मशीन की तरह लगेगा यदि भावनात्मक विकास नहीं करेंगे तो। अक्सर जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको देखना, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, केवल और केवल तार्किक रहते हैं। क्यों? क्योंकि भावनात्मक रूप से उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है, भावों का विकास ही नहीं होता है, कर ही नहीं पाते हैं भावों का विकास। इसके कारण उनमें भावनाओं की अनुभूति ही नहीं होती है, और इनका अभाव में मनुष्य मशीन की भांति दिखाई देता है। भाव अथवा संवेग ही मनुष्यता को परिपूर्णता देते हैं। अगर भाव नहीं है किसी के अंदर तो वो मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि मनुष्यता को तो पूर्णता कौन दे रहा है? संवेग या भाव दे रहे हैं। भावनात्मक व्यवहार के विकास के फलस्वरूप बालक की सामाजिक समायोजन बहुत अच्छा होता है, और यह सामाजिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक भी है। तो अधिगम का वह क्षेत्र कौन सा है जो सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भावात्मक अनुक्षेत्र, या फिर अफेक्टिव डोमेन। याद रखना, अंग्रेजी याद रख लेना, वहाँ पे शब्द चेंज कर सकता है। इस अनुक्षेत्र के अंदर सुख दुख, क्रोध, हर्ष, उदास, पसंद नापसंद, रुचि, त्याग, बलिदान, परोपकार, प्रेम, दया इत्यादि संवेग तथा भावनाओं का उचित विकास किया जाता है। टीचर का होगा उतना ही ज़्यादा अध्यापक विद्यार्थी से जितनी अधिक अंतःक्रिया करेगा, अधिगम सरल, सुगम, परिपूर्ण और प्रभावी और सकारात्मक होगा। इसका मतलब ये है कि अध्यापक विद्यार्थी से जितना ज़्यादा कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट का मतलब बात करेगा, बातचीत करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, वह अंतःक्रिया इंटरेक्शन में आ जाता है, उतना ही ज़्यादा अधिगम होगा। अगर टीचर खड़ा है और सिर्फ बोल के निकल रहा है या लेक्चर झाड़ के चला जाता है तो वहाँ से अधिगम नहीं होता है। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है अधिगम को परफेक्ट करवाने के लिए। विद्यार्थियों से अंतःक्रिया के समय अध्यापक के कौशल ही विद्यार्थी को लंबे समय तक बांधे रखते हैं। यदि कोई टीचर इंटरेक्शन कर रहा है तो वहाँ पे कौशल, स्किल्स हैं अध्यापक की, वही लंबे समय तक स्टूडेंट्स को बांधे रखती हैं। यदि कोई टीचर इंटरेक्शन के स्किल्स के अंदर कमज़ोर है तो वहाँ पर बच्चे उदंड करने लग जाएंगे और डिसिप्लिन खराब हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तीसरा जो कारक आता है वह आता है विषय वस्तु या अधिगम अनुभव से संबंधित कारक। प्रशिक्षक की पाठ्य योजना विषय वस्तु पर आधारित होती है, और यह विषय वस्तु ही वास्तव में अधिगम का उद्देश्य होता है। विषय वस्तु को केंद्र बिंदु मानकर ही प्रशिक्षक अपनी पाठ्य योजना बनाता है। तो देखिए, अपन देखते हैं विषय वस्तु की
कौन कौन से कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला कारक आता है विषय वस्तु की प्रकृति, किस नेचर की प्रकृति विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु का औपचारिक, अनौपचारिक, सूक्ष्म, स्थूल, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रासंगिक इत्यादि होना अधिगम को प्रभावित करता है। सूक्ष्म का मतलब होता है वह बहुत संकीर्ण है, स्थूल का मतलब बहुत बड़ी है, प्रत्यक्ष का मतलब दिखाई देने वाली है या कॉन्सेप्चुअल है, अप्रत्यक्ष का मतलब गायब रहने वाली, केवल काल्पनिक है, प्रासंगिक का मतलब आजकल जो चल रहा है उससे रिलेटेड है कि नहीं है, या फिर पुराने ज़माने की कोई चीज़ या फ्यूचर के ज़माने की कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, प्रासंगिक। तो विषय वस्तु किस प्रकार की है, प्रकृति का मतलब किस प्रकार की है, इनमें से किस प्रकार की है ये देखा जाता है, वो अधिगम को प्रभावित करेगी। विषय वस्तु का चयन, अधिगमकर्ता को केंद्र में रखते हुए विषय वस्तु का चयन करना आवश्यक होता है। यदि विषय वस्तु ऐसी है जो कि अधिगमकर्ता के स्तर की नहीं है तो उससे अधिगम में कठिनाई आएगी। अतः यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विषय वस्तु का चयन अधिगमकर्ता के अनुरूप ही होना चाहिए। अधिगम अनुभवों का आयोजन, यहाँ से प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक प्रकारों के बारे में बताया जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रकार हैं। पहला प्रकार आता है अनुबंधन अधिगम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडीशनिंग लर्निंग। अब ये अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन होता है किसी भी उद्दीपक के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया के फलस्वरूप दोनों के अंदर एक बंधन हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है, जिसे अनुबंधन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कंडीशनिंग कहते हैं। अब ये अनुबंधन अधिगम भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि क्लासिकल अनुबंधन हुआ, नैमित्तिक अनुबंधन हुआ, जिसको क्रिया प्रसूत भी बोलते हैं, स्किनर वाला। तो इसके भी काफ़ी सारे प्रकार हैं। दूसरा आता है प्रेक्षणात्मक अधिगम, जो देखकर जो अधिगम होता है उसको प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तीसरा आता है संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग, अर्थात बौद्धिक रूप से कोई अधिगम होता है उसे संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। चौथा आता है वाचिक अधिगम, वाचिक अधिगम को बोलते हैं वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग का मतलब क्या होता है? बोलकर जो अधिगम होता है उसे वाचिक अधिगम कहते हैं। संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट मेकिंग। कॉन्सेप्ट मेकिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अपने दिमाग के अंदर किस प्रकार से बिठाया जाता है वह कॉन्सेप्ट होगा। संप्रत्यय की अंग्रेजी कॉन्सेप्ट होती है, मैं बार बार बताता जा रहा हूँ। संप्रत्यय शब्द बहुत आता है मनोविज्ञान के अंदर। नेक्स्ट आता है कौशल अधिगम। कौशल का मतलब होता है स्किल्स, स्किल्स की भी लर्निंग होती है। कौशल का मतलब होता है विभिन्न तरह से कुशलताएं, न केवल शारीरिक कुशलताएं बल्कि मानसिक कुशलताएं भी अर्न करनी होती हैं। तो वो जो लर्निंग होगी वो इसके अंदर आएगी। आगे इनको विस्तार रूप से पढ़ेंगे अभी अपन। अब देखिए अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं अपन। तो अधिगम के सिद्धांत यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन, अधिगम के सिद्धांतों का विभाजन अपन पढ़ेंगे, जो भी बहुत मोटे तौर पर पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के दिन का, और ये ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया है, नेक्स्ट वीडियो से इसको पढ़ेंगे अपन। तो देखिए अधिगम के सिद्धांत होते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं। ये सिद्धांत इतने अधिक हैं कि इनका अध्ययन करने में बहुत सारा समय व्यतीत हो सकता है। तो देखिए अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया होती है, अतः इसकी व्याख्या भी कई तरीकों से की जा सकती है। इसी कारण से अधिगम के सिद्धांतों की संख्या भी बहुत अधिक है। कम से कम भी 50 अधिगम के सिद्धांत है। कितने पढ़ोगे आप? क्यों? क्योंकि प्रत्येक अधिगम की प्रक्रिया की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। जिस प्रकार से मनोविज्ञान में अलग अलग संप्रदाय आपको पढ़ाई दिया मनोविज्ञान के स्कूल्स, तो ये सभी संप्रदाय अपने अपने तरीकों से अधिगम को देखते हैं और व्याख्या करते हैं। जैसे व्यवहारवादी देखेंगे तो व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन आता है उसके अनुसार अधिगम को देखेंगे। संज्ञानवादी देखेंगे तो वो संज्ञान किस प्रकार से होता है उसके अनुसार उसको अधिगम को देंगे। निर्मितवादी देखेंगे कि निर्मितवादी क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं इसको, तो ज्ञान का निर्माण कैसे होता है उस तरह से देखेंगे। गेस्टाल्टवादी क्या देखेंगे, एक साथ से समेकित रूप से अचानक सूझ से कैसे होता है अधिगम, उसको देखेंगे। मानवतावादी जैसे जिसमें अब्राहम मैस्लो है, अब्राहम मैस्लो मानवतावादी जो अधिगम होता है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था इसने,
तो ये देखते हैं मानव की बेसिक नीड्स क्या होती हैं, फिर लास्ट में आत्मसिद्धि कैसे प्राप्त करता है। तो ये अधिगम का सिद्धांत इस तरह से देंगे। तो जिस तरह की संप्रदाय का कोई मनोवैज्ञानिक होता है वो उसी तरह से अधिगम को व्याख्या करता है। फिर भी हम मोटे तौर पर अधिगम को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, तो दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसको आप एसआर सिद्धांत भी कह सकते हैं, उद्दीपक अनुप्रिया सिद्धांत, और इसको कह सकते हैं उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। तो उद्दीपक होता है उसको स्टिमुली बोलते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपक होता है। यहाँ पे उद्दीपन न लेके उद्दीपक लिख लेना आप। अब देखिए उद्दीपन अनुक्रिया एसआर थ्योरी और उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत एसएस थ्योरी। तो इसको व्यवहारवादी कहते हैं, इसको संज्ञानवादी कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा व्यवहारवाद को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक तो व्यवहारवादी पुनर्बलन के सिद्धांत और दूसरे आते हैं गैर पुनर्बलन के सिद्धांत। व्यवहारवादियों में जो पुनर्बलन के सिद्धांत थे उनके अंदर होता है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और हल। गैर पुनर्बलन में वाटसन, गुथरी और एस्टस ये थे। संज्ञानवादी जो अधिगम होता है इसके अंदर दो प्रकार के संज्ञानवादी हैं, एक तो प्राचीन संज्ञानात्मक और दूसरे हैं आधुनिक संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत। प्राचीन संज्ञानात्मक विकास अधिगम के सिद्धांत होते हैं उनके अंदर वर्दीमर, कोहलर, कोप्पा, पियाजे और टॉलमैन है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपके, ये प्राचीन संज्ञानवादी हैं जिसमें से वर्दीमर, कोहलर, कोफा ये तीन तो हैं ही हैं गेस्टाल्टिज्म के, और पियाजे और टॉलमैन भी हैं। टॉलमैन टॉक्सिमोग्राफी जो है आपकी उसका प्रवर्तक था। और आधुनिक संज्ञानवादी हैं, यहाँ से प्रश्न उठ जाता है आपका। आधुनिक संज्ञानवादियों में ब्रूनर, बांडुरा, ऊसुबेल, नॉर्मन, बाउल्स, बिंद्रा, लेविन इत्यादि हैं। ये टॉलमैन नहीं है। अब देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी और संज्ञानवादी जो दोनों होते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो व्यवहारवादी भी हैं और संज्ञानवादी भी हैं। जैसे कि टॉलमैन है वो व्यवहारवादी भी है और संज्ञानवादी भी है। तो इस तरह से आज अपन ने देखा अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, और कल से अधिगम को व्यापक रूप से, अधिगम के सिद्धांतों को व्यापक रूप से पढ़ाया जाएगा आपको। व्यापक रूप का मतलब जैसे थॉर्नडाइक हुआ, पावलोव हुआ, उसको मैं ढंग से लूँगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को मत चूकना। यहाँ से एक नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। कहाँ से? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से। इसलिए आप इस लेक्चर को ढंग से बार बार सुन लेना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।